Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Today our topic is Features of Democracy of class 9th subject Political Science. Dear students, in the previous lecture we have read about what is democracy, and also we read about the first feature of democracy, that is major decisions by elected leaders. तो उसमें हमने पढ़ा था केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान की। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कोप इन 1999 में हमने वो पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर मतलब इलेक्शंस फ्री होने चाहिए। दैट शुड नॉट बी फोर्स्ड एंड इट शुड बी फेयर नॉट फ्रॉड, यानी इलेक्शंस अच्छे तरीके से होने चाहिए, किसी भी दबाव में नहीं होने चाहिए। इलेक्शंस इलेक्टोरल कंपटीशन का मतलब है इलेक्शन कंपटीशन। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे केस स्टडी ऑफ चाइना एंड मेक्सिको की। सबसे पहले चाइना की पढ़ते हैं। चाइना में क्या हुआ? चाइना में भी इलेक्शंस होते थे रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years, जैसा इंडिया में होते हैं, सेम एज इंडिया। तो इलेक्शंस होते हैं, बेसिकली इलेक्शंस जो होते थे, जो कंट्री की पार्लियामेंट थी उसको चूज करने के लिए इलेक्शंस होते थे चाइना में। और जो पार्लियामेंट को चुनते थे उस इलेक्शन में, उस पार्लियामेंट का नाम होता था, उस पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। This National People's Congress had the power to appoint the president of the country. और अब इसके अंदर तकरीबन 3000 मेंबर्स थे इस पार्लियामेंट में, और जो ये 3000 जो मेंबर्स थे उनको इलेक्ट लोग करते थे फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। लेकिन इस स्टोरी में अगर इलेक्शंस होते थे, फिर क्या ट्विस्ट था चाइना में, क्या हुआ था इस इलेक्शन के दौरान? So this democracy looks like democracy जो उस वक्त चाइना में थी, लेकिन ये डेमोक्रेसी नहीं थी। कैसे समझते हैं हम? एक कैंडिडेट को अप्रूवल चाहिए होता था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। तो जिस कैंडिडेट को अप्रूवल मिलता था उस पार्टी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेशन लेता था। जिन लोगों को अप्रूवल नहीं देते थे वो तो पार्ट नहीं लेते थे। बेसिकली जो लोग नेशनल पीपल्स असेंबली में आते थे वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते थे। कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स वन हु बिलोंग्स टू कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म जो मानते हैं उसी की पार्टी को कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। और उनको जो लोग इलेक्शन में खड़े होते थे वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही उनको अप्रूवल देती थी। अब लोग जिनको इलेक्ट करते थे उनकी चॉइस तो होती ही नहीं। लोगों ने लीडर को इलेक्ट किया, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी का लीडर चूज नहीं किया, क्योंकि चाइना ने तो उनको अलाउड नहीं किया वैसा करने को। अब देखेंगे मेक्सिको में क्या हुआ था। मेक्सिको में भी 6 साल के बाद इलेक्शंस होते थे और वो उसमें प्रेसिडेंट चुनते थे। अब मेक्सिको में क्या था, ना मेक्सिको ने कभी मिलिट्री डिक्टेटर देखी थी या ना मोनार्की का रूल देखी थी। बट अंटिल 2000 में क्या हुआ, हर एक जो इलेक्शंस होता था उस इलेक्शंस में होती थी वन पार्टी, ओनली वन सिंगल पार्टी, एक ही पार्टी सारे के सारे इलेक्शंस जीती थी। और उस पार्टी का नाम क्या था? PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी या इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी मोनार्की। ऐसा नहीं कि अपोजिशन मोनार्क रूल नहीं करते थे, अपोजिशन पार्टीज भी रूल करते थे। दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट, प्रॉपर इलेक्शंस होते थे और वो अपोजिशन पार्टी भी रूल करती थी। कभी कोई और पार्टी जीती ही नहीं, सिर्फ PRI पार्टी ही जीती थी, यानी PRI की पार्टी ही जीती थी। क्योंकि वो क्या यूज करते थे? डर्टी ट्रिक्स।
क्या डर्टी ट्रिक्स कौन से वो यूज, उनके पास जो पावर होता था वो क्या करते थे वो, मतलब दे एक्चुअली यूज टू फोर्स द गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू अटेंड द पार्टी मीटिंग्स टू वोट फॉर PRI, and they also use it to force government teachers to force parents to vote for PRI. और जो मीडिया थी उस वक्त, मीडिया भी उनके कंट्रोल में ही थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो पूरे पोलिंग बूथ को उठाकर कहीं और कर देते थे ताकि लोगों को परेशानी हो। उसके साथ बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करती थी वो पार्टी, PRI पार्टी, और अपने कैंपेन्स, इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर खर्च कर और अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी जो PRI पार्टी थी। और पर इलेक्शन जीतने के लिए ही वो ऐसा करती थी। अब देखिए वी लुक, यहाँ पे हमने चाइना की भी केस स्टडी देखी और मेक्सिको की भी। वी लुक बोथ द केस चाइना एंड मेक्सिको, दोनों केसेस में ऐसा लगता है पीपल रियली हैव ए चॉइस टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर हम यानी लोगों के पास चॉइस होती थी अपने लीडर को चुनने के लिए, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस में करके देखें तो लोगों के पास तो चॉइस ही नहीं है। मेक्सिको में क्या PRI ही पार्टी इलेक्शन जीती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती थी। सो हियर केम द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यहाँ पे क्या देखेंगे, बहुत ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पर एक पर्सन का एक वोट कंसीडर नहीं किया जाता है, उस वोट का इक्वल वैल्यू होता ही नहीं। तो अगर हम देखेंगे जब भी इलेक्शंस होते हैं, in order to distinguish between the people who are voted and the people who are not voted, ब्लैक इंक से मार्क किया जाता है। सो दैट क्यों मार्क किया जाता है, ब्लैक इंक से पता चलता है किस पर्सन ने वोट डाला है और किसने नहीं। अब इसके अंदर कुछ केसेस थे जहां पर ऐसा नहीं होता है या होता था। अगर हम केस स्टडी ऑफ सऊदी अरेबिया की देखेंगे, 2015 से पहले सऊदी अरेबिया में जो औरतें थी उनको वोट डालने का हक नहीं था। तो 2015 से वहां पर जो मतलब जो वुमेन्स थी सऊदी अरेबिया के अंदर, दैट गॉट द राइट टू वोट। दे डिड, उससे पहले दे डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। तो अगर हम बात करेंगे फिजी की, जो फिजी की इंडिजीनियस फिजीज जो थे, यानी जो नेटिव्स थे, इंडिजीन फिजी के लोग जो थे, जो फिजी में रहते थे लोग, जो वहाँ के ही, जिनका ओरिजिन वहाँ का ही था। फिजी कहाँ पर है? इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द साउथ पैसिफिक ओशन, आइलैंड है ये। तो जो वहाँ के लोग थे, यानी जो वहाँ के मतलब जिन लोगों का वहाँ का ओरिजिन था, उनका वोट ज्यादा वैल्यू रखता था, मतलब किन के, मतलब देन दैट ऑफ इंडियन फिजी, यानी इंडियन फिजी यानी इंडिया के लोग जो वहाँ रहने के लिए गए थे, उनके वोट के माने से ज्यादा वैल्यू रखते थे इंडिजिनस फिजी के वोट। इट इज अगेन नॉट फेयर देन इफ वी टॉक ऑफ केस ऑफ एस्टोनिया। एस्टोनिया में क्या होता था? एस्टोनिया में क्या होता था? रशियन कम्युनिटी थी, उनको राइट टू वोट नहीं होता था। दे हैव टू स्ट्रगल टू हैव द राइट टू वोट। उनको जद्दोजहद करनी पड़ती थी राइट टू वोट के लिए। सो हियर केम द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर हर एक एडल्ट सिटीजन को राइट टू वोट मिलना चाहिए। सबसे पहले वन पर्सन विल हैव वन वोट एंड ईच ऑफ दैट वोट विल हैव वन सिंगल वैल्यू। ऐसा नहीं किसी के वोट की ज्यादा वैल्यू होगी और किसी के वोट की कम। आप देखिए जो नेक्स्ट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। यहाँ पे केस स्टडी जिम्बाब्वे की देखेंगे, क्या हुआ था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे को तो इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल 1980 में। अब 1980 से ही एक ही पार्टी रूल कर रही थी जिम्बाब्वे में, और उनकी कंट्री में ज़ेनोपीया। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जब से उनको आज़ादी मिली थी, उनके प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे, वही रूल करते थे। इलेक्शन यहाँ पे रेगुलरली होते थे और हर बार ज़ेनोपीया पार्टी ही जीती थी।
ये जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे पॉपुलर थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ये भी माना जाता था कि ये भी मतलब बैड टैक्टिक्स यूज करते थे टू विन द इलेक्शंस। अब क्या होता था, और पार्टीज थी अपोजिशन, मतलब उसको क्या जीतने के लिए अब उन्होंने भी बहुत सारे चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी, अपने पार्टी को बढ़ाने के लिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी को कम करने के लिए। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। तो उन्होंने भी बहुत कुछ मतलब किया, मतलब अपनी जो पार्टी को बरकरार रखने के लिए, अपने पावर को बरकरार रखने के लिए। और जो वहां पर अपोजिशन पार्टीज थी उनको उनको वो मतलब हरासा करते थे, उनको ऊपर उठने नहीं देते थे। Therefore the rule of a democratic country, अगर हम देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, everyone should be considered equal in the eyes of law. So this was the feature of democracy. This is all for today. Thanks. Allah Hafiz.